उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में साल 2014 की एक घटना ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। ये कहानी चिलवाताल इलाके से शुरू होती है, जहां शौकत अली नाम का एक साधारण आदमी रहता था। शौकत अली के पास धन दौलत तो नहीं थी, लेकिन उनके घर में 4 बेटियां थी और सबसे बड़ी थी हसीना। हसीना की उम्र उस वक्त करीब 45 साल की थी, लेकिन उसकी कहानी बचपन से ही संघर्षों से भरी हुई थी। शौकत अली एक मेहनती इंसान थे, जो अपनी बेटियों की परवरिश में दिन रात एक कर देते थे। गोरखपुर का चिलवाताल इलाका उस समय काफी साधारण था। छोटे छोटे घर, संकरी गलियां और लोग जो एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होते थे। लेकिन इसी इलाके में छिपी थी वो कहानियां जो रिश्तों की जटिलताओं को उजागर करती है। शौकत अली को अपनी बेटियों की खूबसूरती पर गर्व था, लेकिन साथ ही चिंता भी सताती थी। समाज की नजरें, इलाके के लड़कों की हरकतें, सब कुछ उन्हें सतर्क रखता था। जैसे ही हसीना सयानी हुई, शौकत अली ने उसके लिए रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिया। वे नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी की जिंदगी में कोई मुश्किल आए। आखिरकार उन्होंने हसीना की शादी तय की मोहल्ले घोसीपुरवा के रहने वाले इकबाल अहमद उर्फ अरबी से। अरबी की उम्र हसीना से काफी ज्यादा थी। वो अधेड़ उम्र का था, लेकिन उसकी जेब भरी हुई थी। पैसों की ताकत ने शौकत अली को यह रिश्ता मंजूर करवा लिया। अरबी की पहली पत्नी की मौत कई साल पहले हो चुकी थी और उससे उसे एक बेटा और एक बेटी थे। शादी के दिन अरबी खुशी से झूम उठा। उसे एक खूबसूरत युवा पत्नी मिल गई थी, लेकिन हसीना के लिए यह शादी एक सदमा थी। उसकी उम्र में जहां लड़कियां सपने देखती हैं, प्यार की कल्पनाएं करती हैं, वहां उसे एक अधेड़ पति मिला था। उम्र का फासला इतना बड़ा था कि हसीना इस निकाह से कभी खुश नहीं हो पाई। उसके सारे सपने, एक खुशहाल घर, प्यार करने वाला साथी, सब चकनाचूर हो गए। शादी के बाद हसीना पर जिम्मेदारियां का बोझ आ गया। खेलने खाने की उम्र में उसे 2 बच्चों की देखभाल करनी पड़ रही थी। अरबी के पहले बच्चे, लेकिन हसीना ने इसे अपना मुकद्दर मान लिया। वो चुपचाप घर संभालती रही, पति की सेवा करती रही। करीब 1 साल बाद हसीना ने एक बेटे को जन्म दिया। नाम रखा गया समीर उर्फ सैफुल्लाह। ये बच्चा हसीना की जिंदगी में एक नई रोशनी लाया, लेकिन साथ ही चुनौतियां भी बढ़ गई। अरबी का घर घोसीपुरवा में था और उसके ठीक बगल में रहता था अनवर अली उर्फ बड़े। अनवर शादीशुदा था, लेकिन मोहल्ले का हीरो टाइप लड़का था। स्मार्ट, बातूनी और सबका दोस्त। पड़ोसी होने की वजह से अनवर का अरबी के घर आना जाना लगा रहता था। वे दोनों अच्छे दोस्त थे, एक दूसरे के घर चाय पीते, बातें करते। एक दिन अनवर ने पहली बार हसीना को ठीक से देखा। उसकी नजरें हसीना की खूबसूरती पर ठहर गई और देखते ही उसका दिल फिसल गया। हसीना जवान थी, आकर्षक, और उसके पति की उम्र का फासला सबको पता था। अनवर पति का दोस्त था, इसलिए हसीना भी धीरे धीरे उससे खुलने लगी। बातें शुरू हुई, पहले साधारण, फिर व्यक्तिगत। हसीना ने अनवर की आंखों में उसकी चाहत पढ़ ली। वैसे भी वो अपने अधेड़ पति से खुश नहीं थी। अरबी की उम्रदराजी और उसकी दिनचर्या हसीना को बोर करती थी। यहां से शुरू हुआ एक खतरनाक खेल। दोनों का झुकाव एक दूसरे की तरफ बढ़ने लगा। अनवर की शादीशुदा जिंदगी में ये एक नया रोमांच था और हसीना के लिए ये एक एस्केपिज्म, अपनी नाखुशी से भागने का तरीका। जल्दी ही उनकी नजदीकियां हद पार कर गई। वे चुपके चुपके मिलते, बातें करते और रिश्ता गहरा होता गया। मोहल्ले में ये बात छिपी नहीं रह सकी। सबको पता था कि हसीना जवान है और उसका पति अधेड़। अरबी की गैर मौजूदगी में अनवर का बार बार घर आना लोगों की जुबान पर आ गया। अफवाहें फैलने लगी, अनवर और हसीना में कुछ तो है। अरबी का दोस्त ही उसकी पीठ में छुरा घोंप रहा है। मोहल्ले के चाय की दुकानों पर
घरों की चौपालों पर चर्चे होने लगे। आखिरकार ये बात अरबी के कानों तक पहुंच गई। उसे अपने दोस्त की गद्दारी का बहुत दुख हुआ। वो सदमे में था। जिस दोस्त पर भरोसा किया वही विश्वास तोड़ रहा था। लेकिन अरबी ने अनवर से झगड़ा करने के बजाय उसी अंदाज में जवाब देने का फैसला किया। बदला लेने की आग उसके दिल में जल उठी। अनवर से बदला लेने के लिए अरबी ने भी उसका घर आना जाना शुरू कर दिया। पैसों की ताकत उसके पास थी और उसने अनवर की बीवी को फंसा लिया। धीरे धीरे उसने अनवर की पत्नी से नाजायज रिश्ता बना लिया। ये एक बदले का सिलसिला था। तू मेरी बीवी से संबंध रखता है तो मैं तेरी से। जब ये बात अनवर को पता चली तो वो आग बबूला हो गया। लेकिन उसने अरबी से कुछ नहीं कहा। इसके बजाय उसने अपनी बीवी को तलाक दे दिया। पत्नी दोनों बच्चों को लेकर मायके चली गई। अनवर को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वो हसीना के प्यार में पूरी तरह डूब चुका था। उसकी दुनिया अब सिर्फ हसीना थी। पत्नी और बच्चों के जाने के बाद भी उसकी प्राथमिकता हसीना बनी रही। हसीना भी अब अनवर को लेकर पति से बगावत पर उतर आई थी। वो खुलेआम अनवर के साथ मस्ती करने लगी। मोहल्ले में घूमना, बातें करना, सब कुछ। लोगों ने हसीना और अनवर को लेकर अरबी को ताने मारने शुरू कर दिए। तेरी बीवी किसी और की बाहों में है, तू कुछ कर क्यों नहीं रहा? ये ताने अरबी को परेशान करने लगे। गुस्से में उसने हसीना की पिटाई करनी शुरू कर दी। मारपीट का सिलसिला बढ़ गया। कभी छोटी बात पर, कभी अफवाहों पर। हसीना के शरीर पर चोट के निशान पड़ने लगे। ये बात अनवर को बिल्कुल पसंद नहीं आई। वो हसीना को दर्द में नहीं देख सकता था, इसलिए उसने हसीना को भगा लिया। ये करीब 6 से 7 साल पुरानी बात है। अनवर हसीना को लेकर नेपाल चला गया और हसीना अपना बेटा समीर को भी साथ ले गई। पत्नी के भाग जाने से मोहल्ले में अरबी की खूब बदनामी हुई। लोग हंसते थे, ताने मारते थे। गुस्से में अरबी गोरखनाथ थाने पहुंचा और अनवर के खिलाफ रिपोर्ट लिखवानी चाहिए। लेकिन वहां उसे महिला थाने भेज दिया गया, क्योंकि मामला महिला से जुड़ा था। महिला थाने की प्रभारी शिवा शुक्ला ने इस केस को सीरियसली लिया। उन्होंने रिपोर्ट दर्ज की और अनवर की तलाश शुरू कर दी। पुलिस की दबिश बढ़ी और अनवर तो पुलिस के हाथ चढ़ गया, लेकिन हसीना का कोई पता नहीं चला। कुछ दिनों बाद पुलिस को मुखबिर से खबर मिली कि हसीना जाफरा बाजार वाले अपने घर में छुपी है। पुलिस फटाफट वहां पहुंची, लेकिन हसीना वहां नहीं मिली। वहां उसका बहनोई मिला, जिसे पुलिस थाने ले आई। पूछताछ में बहनोई ने बताया कि हसीना ने कुछ दिन पहले फोन किया था और कहा था कि वह नेपाल में है। पुलिस की एक टीम नेपाल रवाना हो गई, लेकिन वहां भी हसीना का कोई पता नहीं चला। फिर पुलिस ने जब उसके बहनोई पर दबाव बनाया तो जानकारी पाकर हसीना खुद थाने पहुंच गई। थाने में हसीना ने प्रभारी को बताया कि उसका पति उसे बहुत मारता पीटता था। उसने अपने बदन पर पड़े चोट के निशान भी दिखाए। ये देखकर थाना प्रभारी शिवा शुक्ला ने अरबी को बुलाया और उसकी अच्छी तरह क्लास लगा दी। इसके बाद समझा बुझाकर हसीना को उसके साथ भेज दिया गया। हसीना पति के साथ तो चली गई, लेकिन अनवर को छोड़ने का नाम नहीं ले रही थी। उसने ये बात साफ साफ अपने पति से कह भी दी। पत्नी की ये जिद देखकर अरबी ने अगले ही दिन घोसी पुरवा के बगीचे में एक पंचायत बुलाई। इस पंचायत में मोहल्ले वाले तो थे ही, उसके रिश्तेदार भी बुलाए गए थे। उनमें से एक था फिरोज अहमद, जो अनवर का भांजा भी लगता था। पंचायत में जब बात चली तो हसीना ने सबके सामने कह दिया कि वो अनवर को छोड़ने वाली नहीं है। ये सुनकर पंचायत ने फैसला किया कि हसीना जहां रहना चाहे रहे, लेकिन बेटा अरबी के पास रहेगा। समीर हसीना की कोख से जन्मा था। बेटे से जुदाई की बात सुनकर उसका कलेजा फट गया। उसने बच्चे को सीने से चिपका लिया और कहा, मैं अपना बेटा किसी को नहीं दूंगी। तभी फिरोज, जो हसीना के पास खड़ा था, उसने जबरदस्ती बच्चे को छीन लिया
और अरबी को सौंप दिया। हसीना पति से बेटे को छीनने की कोशिश करती रही, पंचों से गुहार लगाती रही, लेकिन उसे बेटा नहीं मिला। ये बात हसीना के दिल में तीर की तरह चुभ गई। वही अनवर भी गुस्से से तमतमा उठा। इसके बाद अनवर ने गोरखनाथ के मोहल्ला जमुनैया बाग में किराए का एक कमरा लिया। ये कमरा भी फिरोज ने ही दिलवाया था। उसी मकान में फिरोज खुद भी अपने परिवार के साथ रहता था। अब हसीना वही अनवर के साथ रहने लगी। लोगों को नहीं पता था कि ये दोनों वहां क्यों आए हैं, लेकिन इनके दिमाग में एक खतरनाक प्लान चल रहा था। हसीना और अनवर ने ठान लिया कि जिस तरह फिरोज ने उसके बेटे को छीनकर अरबी को दिया था और उसे तड़पाया था, उसी तरह फिरोज को भी खून के आंसू रुलाया जाएगा। इसके लिए दोनों सही मौके का इंतजार करने लगे। फिरोज की बात करें तो उसकी उम्र करीब 45 साल थी। वो गोरखनाथ के जमुनैया इलाके का रहने वाला था। उसके परिवार में पत्नी कुतुबुनिसा और फरजाना और 4 बेटे थे। फिरोज की एक आटा चक्की थी, जिससे उसकी कमाई ठीक ठाक हो जाती थी और घर का खर्च आराम से चलता था। फिरोज के पास पहले काफी पैतृक जमीन जायदाद थी, लेकिन वक्त ने करवट ली और सब कुछ खत्म हो गया। हालत ऐसे हुए कि उसे अपना घर तक बेचना पड़ा और किराए पर रहना पड़ा। उसी मकान में उसने अपने रिश्ते के मामू अनवर को भी एक कमरा दिलवा दिया। आटा चक्की बिकने के बाद फिरोज के पास कमाई का कोई साधन नहीं बचा। मजबूरी में उसने सऊदी अरब जाने का प्लान बनाया। मकान और आटा चक्की बेचकर जो पैसे मिले, उसी से पासपोर्ट और वीजा बनवाया और जुलाई 2010 में सऊदी अरब चला गया। लेकिन फिरोज को गए अभी 15 से 20 दिन ही हुए थे कि उसके परिवार के साथ एक ऐसा हादसा हो गया जिसने सबको हिला दिया। 5 अगस्त 2010 की शाम को फिरोज के दोनों बेटे जाहिद, जिसकी उम्र थी 4 साल, और वाहिद, जो था 6 साल का, मक्का मस्जिद के सामने खेल रहे थे। लेकिन खेलते खेलते अचानक दोनों बच्चे वहां से गायब हो गए। फरजाना ने बच्चों को ढूंढना शुरू किया तो लोगों ने बताया कि दोनों अपने रिश्ते के दादा अनवर के साथ गए हैं। क्योंकि अनवर फिरोज का मामू था, इसलिए बच्चे उसे दादा कहते थे। फरजाना ने बच्चों के बारे में जानने के लिए अनवर को फोन किया, लेकिन उसका फोन बंद मिला। अब उसकी चिंता बढ़ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ससुर जी बच्चों को लेकर कहां गए। फरजाना अनवर के कमरे पर पहुंची तो पता चला कि उसने बिना बताए कमरा पहले ही खाली कर दिया था। जब मोहल्ले वालों को यह बात पता चली कि फिरोज के दोनों बेटे जाहिद और वाहिद लापता है, तो सब फरजाना की मदद के लिए इकट्ठा हो गए। उसके कुछ नजदीकी रिश्तेदार भी वहां पहुंच गए। सभी ने बच्चों की खूब तलाश की, लेकिन उनका कुछ पता नहीं चला। बच्चों के साथ अनवर का भी कोई सुराग नहीं मिला। आपाधापी में पूरी रात निकल गई। समय बीतने के साथ फरजाना की हालत बिगड़ती जा रही थी। फरजाना की हालत अब बद से बदतर हो रही थी। उसके 2 मासूम बेटे जाहिद और वाहिद 5 अगस्त 2010 की उस काली शाम को गायब हो गए थे। गोरखपुर के जमुनैया बाग इलाके में मक्का मस्जिद के सामने खेलते खेलते दोनों बच्चे अचानक लापता हो गए। फरजाना ने हर जगह तलाश की। मोहल्ले वालों ने भी उसका साथ दिया, लेकिन बच्चों का कोई सुराग नहीं मिला। अनवर अली, जिसे बच्चे दादा कहते थे, वो भी गायब था। फरजाना का शक अनवर और हसीना पर गहरा रहा था, क्योंकि अनवर का हसीना के साथ अवैध रिश्ता पूरे मोहल्ले की जुबान पर था। अनवर ने कमरा खाली कर दिया था और उसका फोन भी बंद था। फरजाना की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। अगले दिन 6 अगस्त की सुबह उसने अपने नंदोई तालिब अली को फोन किया और उसे बुला लिया। तालिब ने फरजाना को गोरखनाथ थाने ले जाकर थाना प्रभारी आनंद कुमार शाही को तहरीर लिखवाई। आनंद कुमार शाही ने मामले को गंभीरता से लिया। तहरीर के आधार पर जांच शुरू हुई और 8 अगस्त 2010 को भारतीय दंड संहिता की धारा 364 अपहरण के तहत केस दर्ज किया गया। जांच की जिम्मेदारी सब इंस्पेक्टर भोलानाथ चौधरी को सौंपी गई। उधर सऊदी अरब में बैठे फिरोज को
जब अपने बेटों के गायब होने की खबर मिली तो वो तुरंत वापस गोरखपुर लौट आया। फरजाना का रो रो कर बुरा हाल था। मोहल्ले में चर्चा थी कि बच्चों को अनवर और हसीना ने ही उठाया है, क्योंकि दोनों भी उसी समय गायब हुए थे। पुलिस ने अनवर और हसीना की तलाश तेज कर दी। घटना के 5 दिन बाद 11 अगस्त को फिरोज के भाई सोनू के मोबाइल पर एक अनजान नंबर से फोन आया। फोन करने वाले ने कहा, जाहिद और वाहिद हमारे पास है। अगर उन्हें जिंदा वापस चाहिए तो 1 लाख रुपए लेकर आओ, वरना बच्चों को मार डालेंगे। इस कॉल ने फिरोज और उसके परिवार को और डरा दिया। फिरोज ने तुरंत ये बात थाना प्रभारी आनंद कुमार शाही को बताई। शाही ने अपने सीनियर अफसरों को सूचना दी और मामला अब और गंभीर हो गया। सीनियर एसपी असीम अरुण ने सख्त निर्देश दिए कि बच्चों को हर हाल में ढूंढा जाए। पुलिस ने सोनू के मोबाइल पर आए नंबर को ट्रेस करना शुरू किया। जांच में पता चला कि कॉल जिला महाराजगंज के फरिंदा गांव के एक पीसीओ से आई थी। हैरानी की बात यह थी कि यह पीसीओ अनवर का ही था। पुलिस उसी शाम फरिंदा पहुंची और अनवर को पकड़ लिया। उसे गोरखपुर लाकर घंटों पूछताछ की गई, लेकिन अनवर ने बच्चों के बारे में कुछ नहीं बताया। आखिरकार पुलिस ने उसे कोर्ट में पेश किया और जेल भेज दिया। पुलिस अभी अनवर से पूछताछ कर ही रही थी कि 15 अगस्त 2010 को थाना प्रभारी आनंद कुमार शाही के मोबाइल पर एक महिला का फोन आया। फोन करने वाली कोई और नहीं बल्कि हसीना थी। उसने साफ साफ कहा, जाहिद और वाहिद मेरे कब्जे में है और दोनों अभी सही सलामत है। जिस तरह मुझे मेरे बेटे से अलग किया गया, उसी तरह मैं फिरोज को सबक सिखाना चाहती हूं। यह फोन कॉल सुनकर थाना प्रभारी हैरान रह गए। उन्होंने तुरंत ये बात एसएसपी को बताई। नंबर को सर्विलांस पर लगाया गया, लेकिन पता चला कि कॉल इंटरनेट कॉलिंग के जरिए की गई थी, इसलिए उसे ट्रेस करना मुश्किल था। पुलिस ने हसीना की तलाश और तेज कर दी। लगातार छापेमारी हो रही थी। इस दबाव का असर यह हुआ कि 3 सितंबर 2010 को हसीना ने खुद अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया। पुलिस ने हसीना को रिमांड पर लिया और पूछताछ शुरू की। सवाल सिर्फ एक था, बच्चे कहाँ हैं? लेकिन हसीना ने कोई जवाब नहीं दिया। अगले दिन उसे फिर कोर्ट में पेश किया गया और 48 घंटे की पुलिस रिमांड पर लिया गया। इस दौरान हसीना ने बताया कि उसने बच्चों को नेपाल के बुटवल में एक चाय की दुकान पर छोड़ दिया था। पुलिस तुरंत हसीना को लेकर नेपाल पहुंची, लेकिन वहां बच्चे नहीं मिले। पुलिस को खाली हाथ लौटना पड़ा। अगले दिन हसीना को कोर्ट में पेश किया गया और उसे जेल भेज दिया गया। अब अनवर और हसीना दोनों जेल में थे, लेकिन कुछ महीनों बाद अनवर जमानत पर बाहर आ गया। इसी बीच जाहिद वाहिद अपहरण कांड अखबारों की सुर्खियों में छाया रहा। अनवर ने इस मौके का फायदा उठाया। उसने फिरोज तक संदेश भिजवाया कि अगर वो चाहता है कि उसके बच्चे जिंदा रहें तो मीडिया में छप रही खबरों को तुरंत बंद करवाए। बच्चों के मिलने की उम्मीद में फिरोज ने मीडिया से संपर्क किया और अनुरोध किया कि बच्चों के बारे में कोई खबर न छापी जाए। अनवर की ये चाल कामयाब रही। इसके बाद उसने फिरोज के सामने नई शर्त रखी, हसीना को जमानत दिलवाओ, मुकदमा वापस लो और 1 लाख रुपए नकद दो, तब जाकर दोनों बच्चे तुम्हारे पास पहुंचेंगे। बेटों के मोह में अंधे फिरोज ने अनवर की हर बात मान ली। उसने खुद हसीना की जमानत कराई, लेकिन जेल से बाहर आते ही हसीना फरार हो गई। कुछ ही समय बाद अनवर भी गायब हो गया। सूत्रों से पता चला कि अनवर ने दोनों बच्चों को नेपाल में रहने वाले अपने मामू इशाक अली के पास भेज दिया था। जब अनवर बच्चों को लेने वहां पहुंचा तो इशाक ने उससे 1 लाख रुपए की मांग कर दी। ये सुनकर अनवर के होश उड़ गए और वो खाली हाथ गोरखपुर लौट आया। दरअसल इशाक के इस कदम के पीछे भी एक पुराना हिसाब था। अनवर के 3 मामा थे, इस्लाम अली, उस्मान अली और इशाक अली। ये तीनों गोरखपुर के शाहपुर के घोसीपुरवा इलाके में रहते थे। इस्लाम अली सेना में सिपाही था।
जबकि उस्मान और इशाक आपराधिक प्रवृत्ति के थे। करीब 35 से 40 साल पहले उस्मान पर कई आपराधिक मामले दर्ज थे। एक बार शाहपुर थाने के एक सब इंस्पेक्टर ने उसे चोरी के मामले में गिरफ्तार किया। जब उसे कोर्ट में पेश करने ले जाया जा रहा था, तो इशाक ने अपने भाई को छुड़ाने के लिए सब इंस्पेक्टर पर चाकू से हमला कर दिया। उसने सरेआम उसकी हत्या कर दी और हथकड़ी लगे भाई को लेकर नेपाल भाग गया। वहां उसने शादी कर ली और बस गया। पुलिस ने उस्मान और इशाक के खिलाफ केस दर्ज किया और भारत से लेकर नेपाल तक उनकी तलाश की, लेकिन दोनों पकड़े नहीं गए। आखिरकार पुलिस ने सीआरपीसी की धारा 82 और 83 के तहत कार्रवाई की, लेकिन केस ठंडे बस्ते में चला गया। इस बीच इस्लाम अली भी सेना की बंदूक लेकर फरार हो गया और नेपाल में अपने भाइयों के साथ रहने लगा। उस वक्त अनवर सिर्फ 9 से 10 साल का था, लेकिन बड़ा होने पर उसने अपने ममाओं के नक्शे दम पर चलना शुरू कर दिया। अनवर कई गैरकानूनी कामों में लिप्त हो गया और प्रॉपर्टी डीलिंग का धंधा शुरू किया। कहा जाता है कि उसने अपने ममाओं की करोड़ों की जमीन बेच दी और सारी रकम हड़प ली। जब इशाक को यह पता चला तो उसने अनवर से पैसे मांगे, लेकिन अनवर ने एक पैसा देने से इनकार कर दिया। तभी से इशाक बदला लेने के मौके की तलाश में था। जब अनवर और हसीना ने फिरोज के बच्चों का अपहरण किया, तो अनवर उन्हें इशाक के पास छोड़ आया। इशाक ने इस मौके का फायदा उठाया और अनवर से 1 लाख रुपए की मांग की। मजबूरी में अनवर ने फिरोज से लिए हुए 1 लाख रुपए इशाक को दे दिए, लेकिन इसके बावजूद इशाक ने बच्चों को नहीं लौटाया। अनवर ने फिरोज से फिर 1 लाख रुपए की मांग की, लेकिन इस बार फिरोज ने साफ इनकार कर दिया। बात नहीं बनी और अनवर नेपाल से भारत लौट आया। अब फिरोज को समझ आ चुका था कि अनवर और हसीना ने उसके साथ बड़ा धोखा किया है। पैसे जाने का उसे गम नहीं था, लेकिन बार बार धोखा खाने का दर्द असहनीय था। गुस्से में फिरोज ने हसीना की जमानत रद्द करवा दी। जमानत रद्द होते ही पुलिस फिर से हसीना के पीछे पड़ गई। करीब 6 महीने बाद पुलिस ने हसीना को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। जेल में हसीना को अपने किए पर पछतावा होने लगा। उसने फिरोज के बच्चों को लौटाने के लिए अनवर पर दबाव डाला, लेकिन अनवर तैयार नहीं हुआ, क्योंकि बच्चे इशाक के पास थे और वो उन्हें किसी कीमत पर लौटाने को तैयार नहीं था। हसीना को यह बात बर्दाश्त नहीं हुई। उसने अनवर का साथ छोड़ने का फैसला किया और किसी तरह अरबी तक खबर पहुंचाई कि वो अब उसी के साथ रहना चाहती है। अरबी ने जेल जाकर हसीना से मुलाकात की और उसकी जमानत कराकर बाहर निकाला। जेल से निकलते ही हसीना फिर से अरबी के साथ रहने लगी। हसीना का ये कदम अनवर को चुभ गया। जो अनवर कल तक हसीना पर जान छिड़कता था, अब उससे नफरत करने लगा। प्यार का जादू दोनों के सिर से उतर चुका था। अब वे एक दूसरे के दुश्मन बन गए। अनवर ने हसीना को सबक सिखाने के लिए उसके खिलाफ हत्या की कोशिश का झूठा केस दर्ज करा दिया। जवाब में हसीना ने अनवर पर दुष्कर्म का मुकदमा ठोक दिया। इस तरह जो प्रेमी कभी एक दूसरे के लिए जान देने को तैयार थे, वे अब एक दूसरे की जिंदगी बर्बाद करने पर तुल गए। जाहिद और वाहिद के अपहरण का मुकदमा अब तक न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री पूर्णेंदु कुमार श्रीवास्तव की अदालत में चल रहा था। 6 गवाहों की गवाही हो चुकी थी। गवाहों के बयानों से अनवर को डर लगने लगा कि कहीं उसे सजा न हो जाए। इस डर से उसने अज्ञात लोगों के जरिए फिरोज को धमकियां दिलवानी शुरू की। मुकदमा वापस लो, वरना जान से मार देंगे। फिरोज ने डरते हुए अनवर और हसीना के खिलाफ गोरखनाथ थाने में फिर से रिपोर्ट दर्ज कराई, लेकिन कहानी के इस मोड़ तक पुलिस दोनों में से किसी को भी दोबारा गिरफ्तार नहीं कर पाई थी। जाहिद और वाहिद को लापता हुए अब 4 साल बीत चुके थे। फिरोज और फरजाना का परिवार आज भी उम्मीद लगाए बैठा है कि उनके मासूम बच्चे एक दिन लौट आएंगे, लेकिन कोई नहीं जानता कि वे जिंदा है या उन दरिंदों ने उनकी जान ले ली। ये कहानी सिर्फ अपहरण की नहीं,
बल्कि रिश्तों में विश्वासघात, बदले की आग और लालच की है। ये हमें सिखाती है कि आंख मूंद कर भरोसा करना कितना खतरनाक हो सकता है। नफरत और बदले की भावना इंसान को ऐसा अपराध करने पर मजबूर कर देती है जिसकी कीमत मासूमों को चुकानी पड़ती है। बच्चों को विवादों में लाना सबसे बड़ा अपराध है। ये कहानी एक चेतावनी है कि सही फैसले लेना कितना जरूरी है। हमें एक ऐसा समाज बनाना होगा जहां प्यार, ईमानदारी और इंसानियत की कद्र हो। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। धन्यवाद।